गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक इंटायर एसईओ के प्रोजेक्ट का जो है वो ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो किस तरीके से चलेगा। एक एसईओ की केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आखिर क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, हमें क्या डिलीवर करना था। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने कौन से रिजल्ट्स अचीव किए, और फिर थर्ड फेज में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो रिजल्ट्स किस तरीके से अचीव किए गए, क्या स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने बनाई। देखिए, जब भी हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज जो है वो काफी कुछ डिपेंडेंट होती हैं कि एक्चुअली उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या हमारी केपीआईज क्या है, या हम उस प्रोजेक्ट से क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो भी मैं डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूँ, जरूरी नहीं है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर की सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लग जाएं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस एसईओ के स्टडी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजीज बनाते किस तरीके से हैं, सोचते किस तरीके से हैं, और जब भी कोई एक रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो क्या अप्रोच हमें जो है वो लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो मेजर रिक्वायरमेंट थी इस वेबसाइट से वो ये थी कि क्वालिफाइड इंटरनेशनल मेडिकल लीड्स जो है वो लाई जाए। इंडस्ट्री वेबसाइट की हेल्थ, टूरिज्म एंड मेडिकल ट्रैवल से रिलेटेड थी। वेबसाइट जो थी वो इंडिया में थी, यानी कि इंडिया का बिजनेस है, बट ये क्या चाहते हैं कि ग्लोबली अलग अलग प्रोसीजर्स के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करे ग्लोबली। यानी कुछ जो है वो कंट्रीज डिसाइडेड थी कि ये डिफरेंट कंट्रीज, हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोसीजर्स के अराउंड हम ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके जो है वो हमने पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर बना रखे हैं, और उन पेजेस के अराउंड या उन ट्रीटमेंट्स के अराउंड जो लोग भी कुछ सर्च कर रहे हैं इन स्पेसिफिक कंट्रीज से, वहां पर जो है हमारी वेबसाइट रैंक हो, और वहां से हमें जो मेजर ट्रैफिक है वो मिले, और हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी इस तरीके की हो कि उस प्रोसीजर के अराउंड हम टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल सारे टाइप के कंटेंट को कैटर कर पाए। चाहे हमें ब्लॉग्स बनाने की जरूरत हो, चाहे हमें सर्विस ट्रीटमेंट पेजेस बनाने की जरूरत हो, या फिर कोई हमें और वर्टिकल नया ओपन करने की जरूरत हो पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेजेस की कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई भी एक तरीके का बार नहीं था। जो भी करना है वो किया जाएगा, बट हम सभी इंटेंट को उस प्रोसीजर के अराउंड जो है वो कैटर करने की कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। मोटा मोटा ये जो है वो ऑब्जेक्टिव था। दूसरी चीज यहां पर जो मैं आपको डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं, या जो स्ट्रैटेजी का ब्रेकडाउन मैं आपको देने वाला हूं, ये इंटायर स्ट्रैटेजी अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स की थी। मैं अभी आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा। लास्ट 6 मंथ्स में हमने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी। एक तरीके से प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे इसके ऊपर जो पेजेस हैं वो बनने थे, बिकॉज जिस टाइप की इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी ना, आप बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू समझते हैं। इंडस्ट्री मैंने अभी आपको बताई, हेल्थ एंड टूरिज्म मेडिकल ट्रैवल से रिलेटेड इंडस्ट्री थी। लोकेशन सर्विंग पेशेंट्स ग्लोबली। ड्यूरेशन 9 मंथ्स की यहाँ पर मैं आपको डेटा देने वाला हूँ। टारगेट मार्केट्स मतलब पहले से ही जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो डिसाइड हो गई थी, रशिया, बांग्लादेश, केनिया, नाइजीरिया, ओमान एंड द यूएस। एक दो और कंट्रीज थी जो हम लोगों ने बाद में जो है वो ऐड किया। तो ये हमारी टारगेट मार्केट्स थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑर्गेनिक लीड्स जो है वो डिफरेंट इंटरनेशनल पेशेंट्स की जो है वो आए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स ढूंढ रहे हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के अराउंड इंडिया के अंदर। ये नेचर ऑफ बिजनेस था, और ये बेसिकली रिक्वायरमेंट थी। अब इसके अंदर हम लोग को सर्च इंटेंट मैपिंग करनी थी। देखिए, किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और क्या उसके अराउंड आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्च इंटेंट मैपिंग। कोई भी एसईओ प्रोजेक्ट हो, किसी भी टाइप का एसईओ प्रोजेक्ट हो, ये एक ऐसा स्टेप है जो कहीं भी मिस नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ टॉप ऑफ द फनल के कीवर्ड्स देखने को मिले, तो क्या आप उनको ब्लॉग के अंदर कवर कर रहे हैं, या आप उनको सर्विस पेजेस के अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं बेसिकली सर्च इंटेंट मैपिंग। और सर्च इंटेंट मैपिंग का जो काम है ना, वो तभी से शुरू हो जाता है जब से आप कीवर्ड रिसर्च करना शुरू करते हैं। जैसे आप कीवर्ड्स देखते हैं किसी भी टूल के अंदर, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड की इंटेंट भी आपको देखने को मिलती है, सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिलता है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी देखने को मिलती है, और उस कीवर्ड के ऊपर कौन से कॉम्पिटिटर्स आपके रैंक कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको भी किस टाइप का जो कंटेंट है वो क्रिएट करने की जरूरत है, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएंगे। किस टाइप का जो कंटेंट है वो कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे को सर्विस पेज इसके अराउंड बनाना है, मेरे को ब्लॉग पेज जो है वो इसके अराउंड बनाना है। यही सारी चीजें आपकी सर्च इंटेंट मैपिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज था इस प्रोजेक्ट के अंदर, या हम कहें रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी कि हमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच जो है वो फॉलो करना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रशिया में अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश में रशिया के अंदर अपनी वेबसाइट को नहीं रैंक करना था, बल्कि वहां पर बहुत सारे लोग रशियन में भी सर्च करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी पेजेस हम बना रहे थे रैंकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट पेजेस, उन सभी पेजेस का इंटरनेशनल वर्जन भी बनना था, और एक वर्जन नहीं बनना था। मान के चलते हैं एक हमारा इंग्लिश का जो पेज है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बट लैंग्वेज के और लोकेशन के सिग्नल्स डिफरेंट तरीके से देने के लिए हमें उसके मल्टीपल
लैंग्वेजेस के और लोकेशन के जो पेजेस हैं वो क्रिएट करने थे। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसका हमने एक पेज इंग्लिश में बनाया, तो उसी के हमें 5 से 6 पेजेस जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बनाने थे। अब ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि लैंग्वेज बिल्कुल ट्रांसलेटेड ही टाइप की लगे या रोबोटिक टाइप की लगे और उससे जो यूजर है वो कन्विंस ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई बार जो है ना वो प्रूफ रीड एक तरीके से करने की जरूरत पड़ती है। कई बार आपको नेटिव ट्रांसलेटर्स भी लाने की जरूरत पड़ती है, तभी आप इस टाइप की जो मल्टीलिंगुअल अप्रोच है उसको फॉलो कर पाते हैं। सो कंटेंट इन 7 लैंग्वेजेस टू सर्व डाइवर्स इंटरनेशनल ऑडियंस, और उसके बाद स्ट्रैटेजिक लिंक बिल्डिंग। अब देखिए, क्योंकि हम लोग इस वेबसाइट को डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रैंक करने की सोच है, तो हमारी बैकलिंक की स्ट्रैटेजी भी उसी के अराउंड होती। तो बेसिकली ये 3 फेजेस हैं इंप्लीमेंटेशन के जो हम लोगों ने किए। अभी हम बता देंगे आपको क्या क्या चीजें जो है वो किस तरीके से करी गई आगे की स्लाइड्स के अंदर, बट उससे पहले कुछ डेटा जो है उसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उसी वेबसाइट का जो गूगल सर्च कंसोल है वो हमने ओपन करके रखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 6 मंथ्स की डेटा मैंने ओपन करके रखी हुई है और इसको रीसेंट 6 मंथ्स की डेटा से मैंने कंपेयर जो है वो किया हुआ है। तो 3,50,000 इंप्रेशन से हम लोग 27 लाख इंप्रेशंस के अराउंड जो है वो पहुंच गए। अगर आप देखेंगे हमारा एवरेज सीटीआर वो भी बढ़ा, और अगर आप यहाँ पर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो ट्रैफिक है, जो इंप्रेशंस है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और ये वो पीरियड है जब अभी रिसेंटली जो स्पैम अपडेट है वो आई थी। तो कुछ ही दिनों के अंदर विद इन 1 वीक ना स्पैम अपडेट का जो असर था वो खत्म हो गया और हमारी वेबसाइट जो है वापस ऊपर जो है वो आ गई। तब भी कई बार आपको थोड़ा सा ट्रैफिक में या इंप्रेशंस में डाउनफॉल देखने को मिलता है, बट उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो तो हमारा इंक्रीज हुआ, बट जो कंट्रीज की हमने बात करी थी, क्या उन कंट्रीज से ट्रैफिक आना शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर आप नीचे देखेंगे, मैंने यहाँ पर कंट्रीज ही ओपन करके रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया से बहुत सारा हमारे पास जो ट्रैफिक है वो आ रहा है। उसके अलावा यूएस को हमने टारगेट किया था। अगर आप देखेंगे हमारी स्लाइड के अंदर, तो यूएस को हमने टारगेट किया था, यूएस से ट्रैफिक आ रहा है। बांग्लादेश हमने ट्रैफिक टारगेट किया था, वहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। रशिया हमने टारगेट किया था, वहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। तो क्या क्या चीजें करी गई थी वो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिपोर्टिंग को भी काफी हम लोगों ने स्ट्रांग रखा था। यहाँ पर हम लोगों ने गूगल डेटा स्टूडियो बना रखा है, जहां पर हमने अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे फोकस जो कीवर्ड्स हैं उनको हमने मेंशन किया है। अब फोकस कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट ये है, जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। पर जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा कि आपका जो फोकस है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रहेगा। बेसिकली आपके प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से रहेंगे, प्राइमरी पेजेस कौन से रहेंगे, या प्राइमरी ट्रीटमेंट्स कौन से रहेंगे। और ये जो सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स का क्राइटेरिया है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम बेहतर है या जिनका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी कम है। ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको मिक्स मैच स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है। कुछ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट करते हैं, कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट करते हैं। कई बार आप फनल के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ, अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इस फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 46 प्राइमरी कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। फोकस कीवर्ड्स को हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड जो है वो हमारे टॉप 10 के अंदर आ गए, कुछ टॉप 20 के अंदर आ गए, और थोड़े बहुत बैकलिंक्स वगैरह की स्ट्रैटेजी को और बेहतर किया जाएगा और ये कीवर्ड्स और बेहतर तरीके से जो है वो रैंक करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखेंगे, अगर आप, तो एक ऑल कीवर्ड्स की भी जो शीट है वो बनाकर रखी हुई है। तो ओवरऑल क्वेरीज हमारी कौन सी है, यूआरएल क्लिक्स उसके ऊपर कितने हैं और किस एवरेज पोजीशन के ऊपर आए। तो जनरली हम लोगों ने गूगल डेटा स्टूडियो को यहाँ पर यूज करके रखा हुआ है, और जो भी हमारे पास डेटा है कंसोल के अंदर और गूगल एनालिटिक्स के अंदर और गूगल शीट्स के अंदर, तीनों को हम लोगों ने मर्ज करके गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर डैशबोर्ड्स को बनाया हुआ है। अब इनको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें अलग अलग रिपोर्ट्स को देखना पड़ता है, अलग अलग टाइप की एनालिसिस करनी होती है। देखिए, कीवर्ड्स रैंकिंग के एनालिसिस आप फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में नहीं करेंगे, बिकॉज तब आप अपने पेजेस के ऊपर, कंटेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप उनके ऊपर बैकलिंक्स भी बना लेते हैं, कुछ कंटेंट भी आप डाल देते हैं, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम हो जाता है, उसके बाद आपको आपकी कीवर्ड्स में रैंकिंग जो है वो दिखने लगती है। तब आपको कीवर्ड्स रिपोर्ट की जरूरत जो है वो पड़ती है। इसलिए हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है बना के रखनी पड़ती हैं, और उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस रिपोर्ट की जिस टाइम पे इंपॉर्टेंस होती है हम उसको ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें नए टाइप की रिपोर्ट, कुछ नई मैट्रिसेस, कुछ नए डायमेंशंस के साथ देखनी होती है, तो वो हम लोग यहाँ पर गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के ऊपर लागू हो रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी लागू हों। और इंटरनेशनल रैंकिंग वाला फैक्टर एक था, इसलिए यहाँ पर पूरी इंटरनेशनल की भी स्ट्रैटेजी जो है वो इन्वॉल्व हो गई। अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट्स में स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व ही नहीं होती है। तो मैंने ऑल कीवर्ड्स भी आपको दिखा दिया, फोकस कीवर्ड जैसे हम लोगों ने यहाँ पर गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर बनाया हुआ है। कंट्री वाइज भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस कंट्री से हमारे पास जो ट्रैफिक है वो आ रहा है और कितना परसेंटेज चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पर हम हमारी टेबल को लगाएं, तो इस टाइप से हमें जो इंटायर रिपोर्ट है
वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। ये हमने अपने लिए जो है वो कस्टमाइज करके रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर यही आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपको रिपोर्ट जो है वो बनानी है, अपने टाइम फ्रेम्स जो है वो क्रिएट करने हैं। मैंने आपको गूगल सर्च कंसोल की डेटा दिखा दी। वापस आ जाएंगे हम लोग हमारी पीपीटी के ऊपर। अब इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फिर से हम लोगों ने मेंशन करी। ग्लोबल लीड जनरेशन हमें करना है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और यहाँ पर इंटरनेशनल लीड्स को हमें जो है वो इंक्रीज करना है विद इन 9 मंथ्स। अथॉरिटी बिल्डिंग हमें करनी, बिकॉज विदाउट अथॉरिटी बिल्डिंग ये होने वाला भी नहीं है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हमें करना है और टेक्निकल एसईओ हमें करना है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोगों ने 4 जो गोल्स हैं वो मेंशन करके रखे हुए हैं। अब हमारी अप्रोच क्या थी, स्ट्रैटेजी क्या थी? सर्च इंटेंट मैपिंग थी, मल्टीलिंगुअल टारगेटिंग थी, अथॉरिटी बिल्डिंग है, टेक्निकल एसईओ जो पूरा करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंप्लीमेंटेशन के टाइम हमें 3-4 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी। एक जो थी वो हमारी कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच थी, जैसे टारगेट रीजनल अथॉरिटी बिल्डिंग अक्रॉस 6 कंट्रीज। सेकंड, स्केलेबल आर्किटेक्चर हमारा होना चाहिए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत सारे जो डिफरेंट पेजेस हैं उनको ऐड करते जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि अगर हम 100 कीवर्ड्स को आज के टाइम में टारगेट करने की कोशिश करें विद 50 पेजेस, तो भविष्य में अगर हमें 50 पेजेस के बजाय 500 पेजेस बनाने की जरूरत पड़े, और 500 पेजेस में अगर हमें 5 कैटेगरीज बनाने की जरूरत पड़े, और हर कैटेगरी के अंदर हमें 100 पेजेस जो है वो बनाने की जरूरत पड़े, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी को बोलते हैं बेसिकली स्केलेबिलिटी। तो हमारे वेबसाइट के यूआरएल्स, हमारा जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्केलेबल हो। जितने हम नई नई चीजें फिगर आउट करते जाएं, जितने हम नए पोटेंशियल पेजेस को, कीवर्ड्स को, अप्रोचेस को, कैटेगरीज को फिगर आउट करते चले जाएं, तो हमारे लिए कभी भी ना उस चीज के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ना अराइज हो और हम आसानी से इसको कर पाए। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्केलेबल आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्च इंटेंट बेस्ड कंटेंट कैटेगराइजेशन हमने किस तरीके से किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिए। जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि जो कीवर्ड रिसर्च किसी भी ट्रीटमेंट के अराउंड हो रही है वो 3 तरीकों से हो रही है। या तो उस ट्रीटमेंट की बहुत सारे लोग कॉस्ट पूछ रहे हैं, या हॉस्पिटल के पेजेस पूछ रहे हैं, या डॉक्टर के पेजेस पूछ रहे हैं, राइट? मतलब डॉक्टर के नेम से भी बहुत सारे लोग जो सर्च करते हैं, हॉस्पिटल के नेम से उस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, और ट्रीटमेंट की कॉस्ट के बेसिस पर भी बहुत सारे लोग जो है वो सर्च करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए 3 कैटेगरी पेजेस जो है वो बन सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे यहां पर आप वेबसाइट स्ट्रक्चर देखें तो कार्डियोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया और न्यूरोलॉजी हो गया। ये हमारे बेसिकली ट्रीटमेंट्स हो गए या ब्रांचेस हो गई। अब इस ब्रांच के अंदर भी जो है वो ट्रीटमेंट्स आपके आ जाएंगे, और उन ट्रीटमेंट्स में जो है वो पेजेस किस तरीके से बनेंगे या वेरिएशन ऑफ सर्चेस किस तरीके से हो रही हैं, जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसके बेसिस पे आपने जो पेजेस हैं उनको डिसाइड किया। इसी को बोलते हैं सर्च इंटेंट बेस्ड कंटेंट कैटेगराइजेशन। तो कॉस्ट पेजेस का मतलब ये हुआ कि यूजर की स्टेज क्या, अर्ली रिसर्च वो कर रहा है, ठीक है, तभी वो कॉस्ट वगैरह फिगर आउट करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो उस फनल के लेवल पर अगर आपको यूजर को पकड़ना है तो उसके लिए हम लोगों ने कॉस्ट पेजेस जो है बनाए हुए हैं। प्राइस रिसर्च एंड कंपैरिजन अगर वो कर रहा है तो कॉस्ट पेजेस के थ्रू हम लोग उसको हैंडल करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन इंडिया, नी सर्जरी प्राइस इन इंडिया। सो दीस टाइप ऑफ कीवर्ड्स वी टारगेटेड एंड वी क्रिएटेड पेजेस अराउंड दैट एंड वी क्रिएटेड content around that. Next is basically hospital pages. So facility comparison and reviews comes under the hospital pages. Evaluation वाली स्टेज को ये कवर करेगा। अगर आप स्टेज हटा भी दें, बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, तब भी आपको जो है वो चीजें समझ में आएंगी कि मैं कीवर्ड रिसर्च करता जा रहा था, मुझे समझ में आ रहा था किस टाइप के पेजेस इनके लिए क्रिएट करने की जरूरत है। उस टाइप के जो पेजेस हैं हम लोग वो क्रिएट करते चले गए। बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर हार्ट सर्जरी इन इंडिया, टॉप आईवीएफ क्लिनिक्स इन इंडिया, ये हमारे हॉस्पिटल पेजेस हो गए। उसके बाद डॉक्टर पेजेस जैसे टॉप न्यूरो सर्जन्स इन इंडिया। इसके अलावा ना बहुत सारे लोग स्पेसिफिक नेम से भी सर्च करते हैं। तो हमने देखा, वो पैटर्न देखा, उस टाइप से कीवर्ड रिसर्च हो रही है तो डॉक्टर्स के नेम से भी जो हम लोगों ने पेजेस हैं उनको क्रिएट किया। पेशेंट की जर्नी फनल क्या है, रिसर्च करेगा, कंपैरिजन करेगा, डिसीजन करेगा। बट आप देखो, जरूरी नहीं है कि इन तीनों ही स्टेजेस पे वो मेरे ही कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि उसने रिसर्च जो है वो किसी दूसरे की वेबसाइट के थ्रू कर ली हो, उसको प्राइस वगैरह के बारे में पता चल गया हो, अब वो सीधे सीधे हमारे जिस स्पेसिफिक पेज के ऊपर लैंड किया वो हमारा कंपैरिजन का पेज हो गया। इसी तरीके से ये हो सकता है कि कोई बंदा हमारे रिसर्च वाले पेज के ऊपर लैंड किया बट वो आगे नहीं बढ़ता है और वो किसी दूसरे के पेज के ऊपर चला जाता है, दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है डिफरेंट फेज के अंदर। ये बिल्कुल हो सकता है। जब हम बात करते हैं पेशेंट की जर्नी फनल की यहां पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पेशेंट जो है वो इसी तरीके से जाएगा। हो सकता है वो यहां पर आकर यहीं से बाहर निकल जाए, हो सकता है वो यहां से बाहर निकले, ठीक है, इन दोनों स्टेजेस को कवर करके। हो सकता है वो लो हैंगिंग फ्रूट की तरह हो, तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द फनल के जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, बॉटम ऑफ द फनल के जो आपके डिसीजन वाले पेजेस होते हैं, उनके ऊपर आकर जो है वो रुके। तो ये फनल्स आपकी मल्टीपल भी हो सकती हैं, अलग अलग पाथ्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल फनल्स हो सकती है। बट आपको मोटी मोटी चीज ये समझनी है, आप डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट
के अराउंड कीवर्ड्स को रिसर्च करके उसके अराउंड कंटेंट बनाकर यूजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कॉल टू एक्शन के थ्रू जो है वो लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली आप काम कर रहे होते हैं इंटेंट बेस्ड कंटेंट कैटेगराइजेशन में, यही हम लोगों ने किया। तो इस टाइप से हम लोगों ने पेजेस बनाए। अच्छा, पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी भी बनाए। तो जो हमारे कॉस्ट वाले पेजेस थे उसके नीचे हम लोगों ने डिफरेंट अलग जो है वो डॉक्टर्स वाले पेजेस के लिंक डाल दिए, मतलब उसी प्रोसीजर से रिलेटेड। हॉस्पिटल पेजेस वाले लिंक डाल दिए नीचे उसी प्रोसीजर से रिलेटेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल लिंकिंग जो है वो भी क्रिएट कर दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज प्रायोरिटाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। अब देखो ये थोड़ा सा टीम स्पेसिफिक जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का बजट ज्यादा है, वो चाहता है कि हम 100 पेजेस के ऊपर पर मंथ काम करें, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो डिसाइड होती है कि पहले हम लोग कौन से पेजेस के ऊपर जो है वो काम करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजिक कंटेंट डेवलपमेंट अप्रोच, कॉस्ट पेजेस, फिर हॉस्पिटल पेजेस, फिर डॉक्टर पेजेस, अभी हम लोग इन्हीं के ऊपर काम कर रहे हो। जो भी आपने अभी रिजल्ट देखा वो सारे इन्हीं पेजेस से आ रहा है। तो प्रायोरिटी की जो अप्रोच थी दैट इज बेसिकली फोकस ऑन हाई सर्च, हाई इंटेंट प्रोसीजर्स फर्स्ट, और जो फीडबैक हमें क्लाइंट से मिला उन प्रोसीजर्स को हमने पहले जो है वो क्यू में रखा। बैलेंस मंथली मिक्स, कॉस्ट प्लस हॉस्पिटल प्लस डॉक्टर पेजेस, कैसे हमें एवरेज आउट करके आगे बढ़ना है। रीप्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन ट्रैक्शन एंड रैंकिंग्स डेटा, किस पे कितना कंपटीशन के बेसिस पे आपकी रैंकिंग्स कैसे देखने को मिले। मान के चलते हैं कि कोई कीवर्ड आपका बहुत जल्दी ऊपर आ गया, तो भैया वो प्रायोरिटी लिस्ट से एक बार के लिए हट जाएगा, बिकॉज वो आपने अचीव कर लिया। अब दूसरा जो कीवर्ड है वो आप प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी लेकर आ जाएंगे। तो ये ट्रैक्शन किस तरीके से आ रहा है, डेटा किस तरीके से बन रही है, उसके बेसिस पर ये प्रायोरिटी वाली जो चीजें होती है ना, ये आपकी बेसिकली चेंज जो है होती रहती है। इसीलिए मंथली मीटिंग्स वगैरह जो है वो क्लाइंट से करी जाती है कि भाई यहां तक हम पहुंच गए, ये हमने काम कर दिया, अब ये नई चीजें हम ऐड कर रहे हैं, ये चीजों को हम लोग जो है वो थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं, बैक बर्नर में रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का पार्ट होती है कि प्रायोरिटी वगैरह आप किस तरीके से जो है वो सेट कर रहे हैं। इसके बाद एक प्रॉपर ऑन पेज के अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट लिखा गया और कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया गया। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि हम लोग एसईओ की केस स्टडी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं मोटी मोटी चीजें आपको स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि एग्जैक्टली कि क्या क्या ऑन पेज में किया गया। भाई ऑन पेज में जो भी सारे फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर काम किया गया, वही यहाँ पर थोड़ा बहुत मेंशन है। स्कीमा मार्कअप हो गया, स्ट्रैटेजिक इंटरनल लिंकिंग हो गई, फैक्ट सेक्शन हो गया, कन्वर्जन फोकस सीटीएस हो गया, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था कि लीड्स जो हैं वो आए, राइट। मल्टीलिंगुअल एंड इंटरनेशनल टारगेटिंग, तो यहाँ पर क्या किया गया, जैसे कंट्री हमारी है रशिया, तो यहाँ पर हमने रशियन लैंग्वेज के अंदर एक जो पेज है वो बनाया हम लोगों ने, जिससे हम रशियन लैंग्वेज के जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग जो है वो कैटर कर पाए। अब इसके लिए अगर आप देखो तो HERF लैंग इंप्लीमेंटेशन किया गया, यूआरएल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, जैसे a.com/patient, मान के चलते हैं ये कोई पेज है, ठीक है, तो ये हमारा पेज हो गया, ये नॉर्मल हमारा इंग्लिश का पेज था। तो इसी तरीके से जर्मन वाला पेज हमारा क्या होगा, a.com/जर्मन के लिए GR हम लोगों ने यूज कर दिया और पेशेंट यहाँ पर आ गया, ये हमारा जर्मन वाला पेज हो गया। तो पहला वाला जो हमारा पेज था वो हमारा एक डिफरेंट पेज था, वो इंग्लिश लोकेशंस के लिए था, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए था। दूसरा वाला जो हमारा पेज था वो जर्मनी में रैंक कराना हम उस पेज को चाह रहे हैं, जर्मन लोकेशन के अंदर हम उसको रैंक कराना चाह रहे हैं। देखिए इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका कोई एक पेज है और आप चाहते हैं कि वो ही पेज जो है 2 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो रैंक करे, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, बिकॉज ये सिग्नल जो है वो इस पेज के थ्रू आना चाहिए, वेबसाइट के थ्रू आना चाहिए कि ये पेज किस कंट्री और किस लोकेशन के लिए बना हुआ है। तो अगर एक ही पेज है जो इंग्लिश के लिए बना हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या सिग्नल दे रहा है कि मैं इंग्लिश नोन कंट्रीज के लिए बना हुआ हूं, या मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लिए जो है वो बना हुआ हूं। ऐसा नहीं कि वही पेज जो है वो जर्मनी में भी रैंक जो है वो करेगा। तो आपको उस पेज की एक रेप्लिका क्रिएट करनी पड़ती है, कॉपी जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर होती है और कंटेंट वही होता है। और HERF लैंग टैग के थ्रू बेसिकली आप गूगल को सिग्नल दे रहे होते हो कि इस पेज को आपने कितने डिफरेंट लोकेशंस के लिए कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बनाए, इसलिए आप HERF लैंग टैग जो है वो अपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरनेशनल टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रैटेजी ही जो है वो यूज होती है। इंटरनेशनल एसईओ के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, बट वही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्लॉग कंटेंट की स्ट्रैटेजी क्या रही उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप देखें तो सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, प्रोसीजरल और स्पेसिफिक इंक्वायरी, ठीक है। यूजर स्टेज हमने यहाँ पर मेंशन किया, सीटीए का फोकस क्या रहा है, जैसे हाउ टू चूज द राइट हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर सर्जरी। ये जो कंटेंट हम लोगों ने लिखा, ये ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, बिकॉज इसके अराउंड जो है वो सर्चेस बहुत ज्यादा हो रही है। मेडिकल वीजा प्रोसेस फॉर ट्रीटमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लॉग वाला जो कंटेंट है प्रोसीजरल इंटेंट है, इस टाइप की क्वेरीज के पीछे, इस टाइप की ब्लॉग्स के पीछे जो हम ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं उसकी इंटेंट की अगर हम बात करें। यूजर की कौन सी स्टेज है, रिकवरी टाइम आफ्टर अ लीवर ट्रांसप्लांट इन इंडिया, स्पेसिफिक
इंक्वायरी जो है वो है। तो इस टाइप से बहुत सारे ब्लॉग कंटेंट के आइडियाज हमने फिगर आउट किया और उसके अराउंड जो हम लोगों ने ब्लॉग्स को लिखना शुरू किया। सर कितने ब्लॉग्स, अगेन ये डिपेंड करता है आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने 5 लोगों को डिप्लॉय करके रखा है तो आप उतना चार्ज जो है वो क्लाइंट से कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शन में ही उतने ब्लॉग्स पेजेस आप जो है वो क्रिएट करवा रहे होते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है तो उतनी ही चीजों को होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर आपको 100 ब्लॉग्स लिखने हैं और आपके पास रिसोर्सेस कम है तो भाई 1 मंथ लगेगा एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो हो सकता है आप 10 दिन के अंदर भी जो है वो 100 ब्लॉग्स को लिख पाए। राइट, आई बिलीव चीजें आपको समझ में आ रही है। तो ये सारे रिसोर्सेज के ऊपर होता है। इसके बाद कंटेंट जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन, मतलब सारी स्टेजेस को आपको कवर करने की जरूरत है। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। और देखिए ये चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। सब कुछ कीवर्ड रिसर्च के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कीवर्ड रिसर्च आप करते जाओगे आपको सब दिमाग में चलता रहेगा कि अच्छा इस कीवर्ड के अराउंड ना ये कैटेगरी पेज होगा, अच्छा इस कीवर्ड के ये वेरिएशंस भी बन रहे हैं तो ये शायद हमारे ब्लॉग में कवर हों, अच्छा ब्लॉग में कवर होंगे तो ये कौन सी इंटेंट को कैटर कर रहा है। तो फ्लो चार्ट जैसे जैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते जाते हैं एक रफ आइडिया, एक फर्स्ट ड्राफ्ट काइंड ऑफ थिंग जो है वो आपकी बनती जाती है और उसके बेसिस पे आप अपना जो चीजें हैं वो साइड करते जाते हैं, लिखते चले जाते हैं और उसके बाद आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि एक्चुअली अब हम ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उन्हीं में से जो सारी चीजें हैं उनको लेकर आते हैं और आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कंट्री स्पेसिफिक ऑफ पेज एसईओ किया गया था यहाँ पर, मतलब हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक सोर्सेस को जो वो फिगर आउट किया, उनको अप्रोच किया और उनको जो है वो पेमेंट करके फिर वहां से हम लोगों ने बैकलिंक्स लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी गूगल को सिग्नल प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इंटरनेशनल एसईओ जो है वो करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो आपके बैकलिंक्स आ रहे हैं वो ऐसी वेबसाइट से आए जो उसी निश की हो और उनका जो सर्वर है जो वेबसाइट्स रन हो रही हो डिफरेंट कंट्रीज के लिए रन हो रही हो जो कि रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वहां से हमें बहुत बेनिफिट जो है वो मिला और हमने उसकी प्रॉपर जो है वो स्ट्रैटेजी अपनी बैकलिंक्स की बनाकर रखी हुई थी, किस टाइप से अप्रोच करना है, टीम का कौन सा मेंबर जो है वो अप्रोच करेगा और प्रायोरिटी लेवल जो है वो क्या होगा, कौन सी कंट्रीज हमारी प्रायोरिटी पे होंगी और कौन सी कंट्रीज को हम लोग बाद में जो है वो टारगेट करेंगे और इससे हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिले। तो मैं केस स्टडी आपको तभी बता रहा हूँ जो हमने रिजल्ट्स देखे और मैंने आपको भी बताया किस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले। की अचीवमेंट्स मैंने जो आपको यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के अंदर डेटा दिखाई उससे आप समझ ही सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी। अच्छा इसके साथ साथ अब हम सिटी स्पेसिफिक पेजेस के एक्सपेंशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने बताया आपको कॉस्ट वाले पेज हो गए, हॉस्पिटल वाले पेज हो गए, डॉक्टर वाले हो गए, इसी तरीके से सिटी स्पेसिफिक पेज भी हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इन मुंबई, क्योंकि इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम है तो हम इनके भी जो पेजेस हैं वो बनाएंगे। बाकी हमारे ब्लॉग्स के पेजेस तो बन ही रहे हैं और नई कीवर्ड्स इंटेंट को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, एंगल्स को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे जिसके अराउंड जो है सर्चेस हो रही है उसके बेसिस पे कैटेगरी के अराउंड अगर हमारे मल्टीपल पेजेस बन सकते हैं तो हम बनाएंगे। बिकॉज इसको ऐसे समझिए जितनी ज्यादा आप इंटेंट को कैटर कर रहे हैं उतने ज्यादा कीवर्ड्स आप कैटर कर रहे हैं इनडायरेक्टली और उतने ही ज्यादा ट्रैफिक पोटेंशियल के ऊपर आप काम करने जो है वो जा रहे हैं और उतना ही ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो ये सारी चीजें इस टाइप से जो फनल है उसमें काम कर रही हैं। प्रोसीजर एक्सपेंशन करेंगे, पेशेंट्स की स्टोरीज वगैरह भी डालेंगे। सीआरओ इन्हांसमेंट तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता ही रहता है। जैसे ट्रैफिक आना किसी भी वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो पेड एड से आप ट्रैफिक ला रहे हो चाहे ऑर्गेनिक लेकर आ रहे हो, और अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स या इंडस्ट्री के बेंचमार्क के हिसाब से कन्वर्जन परसेंटेज नहीं देखने को मिलता है तो आप कुछ ना कुछ जो है वो सीआरओ के बेसिस पे चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, पेजेस के ऊपर, लैंडिंग पेजेस के ऊपर, सो दैट आपको कन्वर्जन रेट जो है मिल सके। तो आशा करता हूं आपने इस बेसिक सी केस स्टडी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर कुछ नया सीखा है कमेंट करके जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।